Assalamu alaikum everyone. Myself Muhammad Qasim Sajid, and the topic today is dynamics. Dynamics class 9th chapter 3 उसकी आज अभी थ्योरी कवर करनी है सारी और एक एक चीज उसकी हम कवर करेंगे. So firstly what is the dynamics? अगर हम dynamics को देखते हैं कि how to define a dynamics, कि dynamics होता क्या है. बेसिकली ये ब्रांच है मैकेनिक्स की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ मोशन. सो डायनामिक्स जो है मेरे पास दो चीजें डील कर रहा है. दैट स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, and second is cause of its motion. तो जो डायनामिक्स है मेरे पास इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. पिछला लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 विच डील विद द काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम मोशन को देखते थे, नॉट द कॉज. तो डायनामिक्स में हम क्या कर रहे हैं, मोशन भी देख रहे हैं और कॉज भी देख रहे हैं. So in dynamics basically is the branch of mechanics. It's a branch of mechanics, और mechanics की further branch है kinematics and dynamics. और kinematics is only the motion and dynamics is the motion of an object and the cause of its motion. दोनों चीजों को डिस्कस करता है dynamics. So for dynamics now chapter 3 starts. सबसे जो जरूरी चीज है हमारे पास वो फोर्स है. बिकॉज फोर्स एक ऐसा एक सिस्टम है या ऐसी एक फिजिकल फिनोमेना है जो कि क्या करता है, जो चेंज करता है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में लाने की कोशिश करता है. फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम ए, ये एक ब्लॉक हो सकता है, एक ब्रिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. इन स्टेट ऑफ रेस्ट जो ही एक फोर्स अप्लाई होती है तो वो क्या करेगा, इसको जो है कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में. दैट इज अब ये बॉडी इस पॉइंट पे है पहले, तो इस पॉइंट तक आ जाएगी. सो इट्स ओनली ड्यू टू द फोर्स. तो फोर्स डील्स विद द मोशन, दैट इट डिपेंड्स ऑन मोशन एंड द कॉज ऑफ द मोशन. सो कॉज ऑफ द मोशन क्या है, मेरे पास फोर्स है. तो ये पूरा सिस्टम जो कहलाएगा मेरे पास कहलाएगा दैट इज डायनामिक्स. So first is the force. फोर्स मेरे पास है मूव और टेंड टू मूव और स्टॉप और टेंड टू स्टॉप. फोर्स अब ये है कि एक सिस्टम है मेरे पास, इसको मूव करने की कोशिश करेगा, मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा. यह एक सिस्टम आ रहा है मेरे पास, उसको रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा. इट्स नोन एज अ फोर्स. So its force is generally two things, that is move or tend to move, that is move or tend to move, and stop or tend to stop. फिजिक्स में फोर्स को एक सिस्टम को लिखा जाता है सिर्फ ये कि हम मूव और टेंड टू मूव. हम फोर्स उसी को कहते हैं कि जो मूव और टेंड टू मूव है. लेकिन जनरली जो हमारे पास जो मिसकंसेप्शन खत्म करने के लिए आपको समझ आ जाना चाहिए कि फोर्स बेसिकली द कॉम्बो दैट इज मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. फॉर एग्जांपल एक सिस्टम मेरे पास है जो मूव कर रहा है और इस तरह आ रहा है, तो देयर इज अ फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाइड क्या करेगा कि सिस्टम को उस जगह पे रोकेगा और दोबारा उसको जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ वॉल, ये मेरे पास दीवार है और एक बॉल को मैं स्ट्राइक करता हूँ इधर. व्हेन इट स्ट्राइक्स द वॉल
तो एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस बॉल पे जो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो फोर्स है इट्स आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जांपल, there's a some box. If I applied force there, by applying force it converts into this form. So it also change the shape and size of the object when it acts on it. So it's a force. So force is a system that moves or tends to move, stop or tends to stop an object. And it can also change the direction. It can also change the shape and size of an object. Now, what is inertia? Inertia of a body is property due to which it resists any change in state of rest or motion. For example, ये मेरा सिस्टम है A है, which is in state of rest. अब what inertia do? Inertia क्या करेगा? Inertia ये करेगा कि इस रेस्ट को मोशन में लाने की कोशिश करेगा। और अगर मेरा एक सिस्टम मोशन में है, सिस्टम इज इन मोशन, तो वो इसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज दी रेसिप्रोकल और इट्स दी रेजिस्टेंस टू फोर्स। फॉर एग्जांपल, इफ आवर सिस्टम इज इन रेस्ट तो वो क्या करेगा? उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, और इफ आवर सिस्टम इज इन मोशन तो वो कन्वर्ट करेगा, उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। सो इट्स अ स्टेट इन विच द बॉडी चेंजेस इट्स state. For example, if it's in rest, it's changed into motion. If it's in motion, it's changed into in the state of rest. So Newton concluded that the every body resists the change in its state of rest or a uniform motion. He named this property as an inertia. So Newton ने सबसे पहले इस पे काम किया था in the property known as inertia, कि हमेशा एक सिस्टम के अंदर एक, फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम है और इस पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है। Then there is also an internal forces जो इस फोर्स को रिपेल कर रही है, जो इसको इसके नेगेटिव डायरेक्शन में इसके अप्लाई हो रही है। दैट नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स इज नोन एज इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई बॉडी है या कोई बॉक्स है। इफ आई अप्लाई 50 न्यूटन फोर्स देयर, सो इस बॉडी को स्टेबल रहने के लिए एक 50 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी जो कि बॉडी खुद रेजिस्ट करेगी। दिस रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया। नाउ न्यूटन आल्सो रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास। अब जितना ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। कि जितना इसका मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसका वेट 2 kg है, जिसका मास 2 kg है मेरे पास, और एक सिस्टम है जिसका मास 20 kg है। नाउ अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ 5 न्यूटन की और इस पे अप्लाई करता हूँ 5 न्यूटन की, सो किस सिस्टम पे कौन सा सिस्टम ज्यादा अफेक्ट होगा? वो सिस्टम ज्यादा अफेक्ट होगा जिसका मास थोड़ा है। सो जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया कम होगा। तो जितना मास ज्यादा होगा, अब इसकी बॉडी ज्यादा रेजिलियंस शो कर सकेगी। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। इसका मतलब ये, इफ 20 kg न्यूटन 20 kg वेट है तो इट विल रेजिस्ट इजीली 5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मेरे पास मास बढ़ता जाएगा इतना सिस्टम के अंदर इनर्शिया बढ़ता जाएगा। सो this is the force and inertia. Now the third case is momentum. Momentum is a quantity. Momentum basically एक ऐसे सिस्टम है, मोमेंटम को लिखते हैं P से। अगर मेरा कोई सिस्टम है और सिस्टम का कोई मास है, एक मेरा कोई सिस्टम है, सिस्टम कैरी मास, सम मास, एंड इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी v। अ सिस्टम जिसका कुछ मास है और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, इस सिस्टम को हम एक नाम दे सकते हैं P, दैट इज मोमेंटम। इस सिस्टम का होगा P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। So momentum is the product of its mass and velocity. What is the unit of mass? Mass is in kg.
velocity in meter per second. So its unit is kilogram meter per second. And momentum is a scalar quantity. So that's all. ये तीन properties हमने पढ़ ली हैं. That is, first is force. Force is a system or a motion that tends or tends to move or tends to move a body, stops or tends to stop a body. Inertia is the property due to which it resists any change in its state of rest or motion, and momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. So it's the three major main properties of while discussing the dynamics. इसके बाद मेरे पास जो डायनामिक्स की हिस्ट्री स्टार्ट होती है. डायनामिक्स हिस्ट्री स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स के तीन लॉ. नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ states that a body changes its state of rest or a uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. इसका मतलब ये है कि मेरा सिस्टम है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होती, और मेरा सिस्टम मूविंग है. तो ये मूविंग ही रहेगा जब तक कोई एक रेजिस्टेंस यानी कि उसकी कोई रेजिस्टेंस इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगी. सो एक बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी. एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी. कब तक? जब तक कोई एक नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई उसकी ऑपोजिट फोर्स एक्ट नहीं करती. सो इट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉर एग्जांपल, मेरे पास अब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग, इस बेसिकली इज द रिजल्टेंट. फॉर एग्जांपल नेट फोर्स, मेरे पास कुछ फोर्सेस हैं, ये सिस्टम है मेरा जिससे फोर्सेस लग रही हैं. दैट दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3 and many more. So net force equals to, that is summation of all force equals to sum of all the forces acting on a body. So F1 plus F2 plus F3. Now अब देखें, एक सिस्टम है वो रेस्ट पे ही रहेगा और एक मूविंग सिस्टम है मूविंग ही रहेगा जब तक, कब तक? जब तक कोई एक अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लगेगी. तो अनबैलेंस फोर्स को हमने क्या पढ़ा था? दैट इज नोन एज इनर्शिया. So Newton's first law is also known as Newton's first law is also known as law of inertia. Newton's first law is also known as. Now, a general case. Why the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies brakes suddenly? क्यों कि एक पैसेंजर खड़ा है मेरे पास बस में, तो वो क्यों आगे चला जाता है जब फौरन ब्रेक लगती है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि जो ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जो पैसेंजर बस में खड़ा हुआ है वो आगे क्यों जाता है? इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी, जो अपर पार्ट है उसके बॉडी के, टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन. जो अपर पार्ट है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं मोशन, व्हाइल द लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द बस. So they fall forward. For example, ये मेरी upper body है, this part is, for example, this part is upper body and this is the lower body. अब lower body किसके साथ है? बस के साथ है. जैसे जो मेरे फुट है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? बस के साथ. अब बस की क्या मोशन? बस wants in state of rest, कि वो रुकना चाहती है. तो ये जो लोअर सिस्टम है मेरे पास क्या करेगा? उस बस के साथ ही जुड़े रहने की कोशिश करेगा. दैट इज वो इट टेंड्स टू रेस्ट, ये रुकने की कंडीशन में आएगा. ओके, जो मेरा अपर सिस्टम है, जो अपर पार्ट है, वो टेंड्स टू बी इन मूविंग. अपर पार्ट इट टेंड्स टू मूविंग, और जो लोअर पार्ट है वो क्यों टेंड्स टू रेस्ट करेगा? बिकॉज जो मेरे फुट हैं वो बस के सरफेस के साथ जुड़े हुए हैं. जो ही बस रुकेगी तो वो ड्यू टू
बस फोर्सेस, तो वो अप्लाइड उस पे होंगी और वो फुट और जो लोअर पार्ट है वो भी रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन अपर पार्ट मूविंग होगा, जिसकी वजह से मैं जो पैसेंजर है वो सडनली आगे आगे की तरफ झुकेगा। तो दिस इज द रीजन कि जो ही हम ड्राइवर जो है बस का ड्राइवर फौरन ही ब्रेक मारता है, जो पैसेंजर्स खड़े हुए हैं मेरे पास बस में वो आगे गिरने की कोशिश करते हैं। सो इट्स ड्यू टू दी मूविंग एंड at rest conditions. The upper part is moving while the lower part is tends or and to be in the rest. So the passenger falls. Now यहाँ पे हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो रहा है। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है when a net force acts on a body, कोई net force जो मैंने कहा था summation of forces, it produces an acceleration in the body, जो एक acceleration प्रोड्यूस करती है, and the magnitude of that acceleration is directly proportional to the force and is inversely proportional to the mass. When a net force acts on a body, for example ये मेरी बॉडी है और एक कोई नेट फोर्सेस यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस लग रही हैं इस पे, तो ये क्या करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, एक सिस्टम है जो रेस्ट पे है और एक फोर्स लग रही है, क्या करेगा, मूव करेगा। फिर मूव करने की वजह से क्या आएगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ओके, दैट एक्सेलरेशन क्या करेगा, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये एक्सेलरेशन किसके डिपेंड, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। सही है। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फोर्स, कि जितनी मेरे पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगी इट डिपेंड्स ऑन फोर्स, जितनी मेरे पास फोर्स होगी उतनी एक्सेलरेशन होगी, जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी फोर्स होगी। अब जितना मेरा सिस्टम छोटा होगा यानी कि लेसर, फॉर एग्जाम्पल मैथ इज लेस, तो मेरी जो फोर्स है वो ज्यादा होगी। सो जितना मेरे पास मैथ ज्यादा होगा मेरी एक्सेलरेशन कम होगी। दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैथ ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, एंड मैथ कम हुआ तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैथ 1/m। नाउ इसके बाद हमने क्या, इसके बाद हम दोनों को ज्वाइन करें, दोनों इक्वेशंस को, दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। नाउ इस कांस्टेंट को खत्म करना है, इस अल्फा को खत्म करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट आएगा, A इज इक्वल टू कांस्टेंट F/m। इस कांस्टेंट की जगह हम K अप्लाई करते हैं यहाँ पे, A इज इक्वल टू K F/m। नाउ जनरली K की वैल्यू हम 1 लेते हैं, सो A इज इक्वल टू F/m and F is equals to ma. This is the full derivation of the how to find the value of F is equals to ma. ये relation किस तरह find करते हैं, it starts from here. Now again expression is directly proportional to force and inversely proportional to the mass. This is equation 1 and this is equation 2. Now combining equation 1 and 2 मेरे पास ये बन गया। Now ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू K, so the value of K usually equal to 1, so putting the value equal to 1, A is equal to F/m and F is equal to ma. This is the full derivation of Newton's second law. Now the अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगा, यहाँ से न्यूटन ने फोर्स डिराइव कर लिया, this force equals to, now this F is equals to ma, m क्या होता है kg and acceleration is mass this, तो this equals to न्यूटन। तो फोर्स इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या होगा, 1 न्यूटन इज बेसिकली इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू kg। 1 न्यूटन इज द फोर्स, एक ऐसी फोर्स है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना मैस, इन 1 kg मैस। सो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज जस्ट अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, कितने मैस कितना हो, 1 kg हो। इट्स तो सो द इट्स नोन एज 1 न्यूटन, इट्स इक्वल टू 1 न्यूटन। नाउ आफ्टर दिस 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस वन mass. What is the difference between mass and weight? This is so important.
ये सवाल बहुत बार आ चुका है बोर्ड में रिपीटेडली। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथ जनरल? अगर हम मैथ को देखते हैं, मैथ इज दी, अगर हम कोई चीज लेने जाते हैं दैट इज 5 kg एंड 10 kg, दिस इज द मैथ। एंड व्हाट इज द वेट? वेट जो हम अपना वेट करवाते हैं, दैट इज माय वेट इज 60 kg। ओके, this is not the weight, 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 because weight depends on force, mass, that is F is equals to M and G. So if the mass is 60, multiply with value of G, that is 9.8 and approximately equals to 6. So the weight equals to 60 Newton. So this is the value of weight. So this is the major difference जो हमारे सिस्टम में या फिजिक्स को समझने वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा समझाने में गलती करते हैं कि there is a huge difference between mass and weight. Mass is generally a quantity of kg and this. जो वेट है बेसिकली वेट और वेट के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी के साथ जब m मल्टीप्लाई होता है, या जो मैस है वो मल्टीप्लाई होती है g के साथ, सो इट्स कन्वर्ट मैस कन्वर्ट्स इनटू वेट। सो द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज नोन एज वेट। वेट बेसिकली क्या है? वेट इज द पुल or a push, weight is the force by which the earth attracts towards its center. Weight देखिए kg है, that is scalar quantity. Now Newton is a vector quantity, so it's a weight is a scalar, mass is a scalar quantity while the weight is a vector quantity. Mass of a body is always constant. For example, my mass in Islamabad is 70 kg and my mass in America must be 70 kg. So mass is a scalar quantity. The value doesn't change. Now, in case the weight value may differ because the g value different g values. क्योंकि जितना मैं पोल से डाइवर्ट होऊंगा, इस तरफ जाऊंगा या पोल से इस तरफ जाऊंगा, so value changes gradually. So the weight value, mass remains constant, and while the weight of the body vary place to place. Mass of the moving body, how to find? But F is equals to ma. How to find mass? M is equals to F by A. This is the formula to find mass. और फोर्स के लिए मैंने बताया था आपको जी, जो न्यूटन है दैट इज वेट के लिए मेरे पास क्या होगा? W is equals to या F is equals to या W is equals to mg. Now जब मैथ के लिए जो मेरे पास यूज होता है वो ऑर्डिनरी बैलेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, while the measurement for the weight is the special spring balance. And the unit derivation, अगर unit derivation पे हम आते हैं तो हमें पता है कि m is equals to F by A. What is F value? F is the kilogram meter per second square, and acceleration value is meter per second capsule. M is equals to kg. So this is derivation of unit derivation की unit कैसे हमने find करनी है mass की. Now for weight, W is equals to mg. What's the value of m is equals to kg meter per second square equals to Newton. So value of the SI unit is Newton. Now यहाँ पे हमारा second law खत्म हो रहा है. Now the Newton's third law. Newton's third law says that the every action has a reaction, but that reaction is in opposite direction. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, for example, I fired a gun, a force applied in this direction. There's a reaction in the system that मेरी जो बॉडी है उससे मुझे एक shrink महसूस होगा, एक jerk महसूस होगा. That is the reaction.
और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैं दैट इज द एक्शन, अगर मैं एक्शन करता हूँ क्या वॉल के साथ बॉल टकराता हूँ, बॉल थ्रो करता हूँ वॉल को, सो दिस द एक्शन एंड द रिएक्शन क्या है कि वो डायरेक्शन डाइवर्ट करके आपको वापस देती है, एक्शन एंड रिएक्शन. So every system has two forces, that is action and reaction. Both are equal in magnitude. For example, this action is of 20 Newton plus 20 Newton. This section must be negative 20 Newton. So that is sum, that is plus 20 minus 20. The summation must be equal to 0. So the system may stable for ideal case. So the action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Opposite in direction. Now the tension and acceleration in a string. अगर हम देखते हैं tension and acceleration in a string, तो इसमें दो major cases आती हैं, that is vertically and horizontally. So for this we have to derive some relation. For example, ये मेरे पास बहुत important एक topic है. This topic is so much important. Tension and acceleration is a string. Consider a block, एक block consider करें, that is this one, supported by string. अब स्ट्रिंग पे तो नीचे क्या आएगा, मेरा वेट होगा, जो टेंशन किधर होगी, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. लेट द वेट, जो वेट होगा वो W होगा एंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज द T. एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट, देयरफॉर द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड मस्ट बी बैलेंस. अगर बैलेंस कब होगा, जब वेट मस्ट बी इक्वल टू द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, तो तभी तो बैलेंस होगा. So it's proved that the action and reaction, it's also proved that the action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. इस केस में अगर हम देखते हैं, जो वेट है मेरे पास वो क्या है, एक्शन है, while the tension is the reaction. So this is the general elaboration. इसके बाद हम main cases पे आते हैं. First case is vertical motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. This is a pulley. Now A और B मेरे पास दो मैसेज हैं. M1 इसका जो वेट क्या होगा, M1G, इसका होगा M2G, इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड. क्यों कि बॉडी अगर मेरे पास मैस स्मॉलर है तो वो किधर जाने की कोशिश करेगी, ऊपर. While the body having greater mass must be go towards downward due to higher mass and tension will be TT. Now suppose क्या करना है, मेरे पास जो mass 1 है, this is the mass 1 A, mass M1 must be greater than M2. Now the net force apply हो रही है मेरे पास, the net force that applies on the system, वो क्या होगी, नेट फोर्स अगर मैं देखता हूँ ऑन ए पे देखो तो क्या है मेरे पास, दिस इज द ए. अगर मैं ए को लेता हूँ, ब्लॉक ए, ये मेरे पास M1G और ये मेरे पास टेंशन, इस सिस्टम में यही है मेरे पास. तो बैलेंस क्या करेंगे, ए इज इक्वल, नेट फोर्स क्या होगा मेरे पास, M1G इज पॉजिटिव एंड माइनस T. This is the first equation. Now second equation is net force जो मेरे पास होगी. अब इस केस में क्या है, now again proof, your proof find करने के लिए क्या होगा, according to second law मुझे क्या बताया, W is equal to MA या F is equal to MA. ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ से पता चला. दैट ये फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड एट, नेट फोर्स अप्लाइड एट बॉडी ए. बॉडी ए पे कितनी नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, वो इसके बराबर है. नाउ द नेट फोर्स इज दिस वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगी, M1. नाउ यहाँ पे M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास आई है, F इज इक्वल्स टू MA से. दिस फॉर बॉडी ए, हमने ए को सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग सिंपल मैकेनिक्स. नाउ फॉर बॉडी बी, अगर मैं बी की बात करता हूँ,
एंड m2g के बाद हमारा जो टेंशन लगे दैट इज t। सो मेरे पास क्या बनेगा, द बॉडी एट b इक्वल्स टू f एट b इक्वल्स टू m। अब हम मेरे केस में देखें, उस केस में जो डिक्रीजिंग था, अब जो टेंशन है, टेंशन इज हायर देन वेट। इसका क्या मतलब है, अगर टेंशन हायर है वेट से तभी तो मेरा जो बॉडी बी है वो बॉडी ए से ऊपर है, अगर वेट ज्यादा होता तो ये नीचे होता। सो इस केस में मेरी टेंशन की जो बॉडी टेंशन है, टेंशन टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, सो इट्स इक्वल्स टू माइनस m2g प्लस टी। होप यू अंडरस्टैंड। देखें पहले केस में क्या था, वेट ज्यादा था जिसकी वजह से टेंशन जो है वो कम थी और वेट नीचे था मेरा। नाउ नाउ इस केस में क्या है, मेरा वेट कम है और टेंशन ज्यादा है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सो द फोर्स इज इक्वल्स टू m2a because f is equals to ma equals to t minus m2g, that is equation number 4। जो हमारे नोट्स में जो हमारे पास आ रही है वो ये चीज आ रही है, दैट इज दिस वन। नाउ अब मैंने क्या करना है, जो मेरी 2i इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 4 है इसको ऐड करना है। नाउ एडिंग, अब मैं एडिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा, m1a प्लस m2a और माइनस टी एंड प्लस टी कैंसिल आउट इच अदर और मेरे पास बच जाएगा m1g माइनस m2g। नाउ अब जो मेरे पास चीज बन जाएगी वो बन जाएगी m1a प्लस m2a इक्वल्स टू m1g minus m2g। Now taking a common here, m1 plus m2 whole, इसकी कॉमन क्या आ गया a। Now m1 minus m2 और इसका जो होल क्या इसका कॉमन आ जाएगा, दैट इज g। नाउ अब मैंने क्या, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो एक्सेलरेशन का जो मल्टीपल है दैट इज दिस वन, इसको मैं इधर करके डिवाइड कर दूंगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 into g। So this equals to this. This is the value of acceleration. इस तरह हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ, अब हमने जो सेकंड चीज फाइंड करनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। कि टेंशन की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, ये दो इक्वेशन इस्तेमाल होनी है। अब पहले क्या किया हमने, ऐड किया। अब मैं इसे कर रहा हूँ डिवाइड, डिवाइडिंग 1 and 4 2 and 4 दैट इज m1a divided by m2a equals to m1g minus t divided by t minus m2g। इस केस में क्या होगा, a और a कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, m1 by m2 equals to m1g minus t divided by t minus m2g। After doing this, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, तो मेरे पास आ जाएगा m1 होल मल्टीप्लाई बाय t माइनस m2g which is equals to m2 m1g माइनस t। इसके बाद नाउ डूइंग, जो हमने नोट्स में किया है
दैट इज दिस वन। हमने यहाँ तक कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमने क्या करना है, एक सेकंड में ये एरिया रिमूव कर देता हूँ फॉर द डेरिवेशन। नाउ अब इसके बाद हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, m1t माइनस m1 इंटू m2g इक्वल्स टू, दूसरी साइड क्या होगा, m1 m2 इंटू g माइनस m2t। सो टी की वैल्यूज कितनी है, ये और ये, टी की वैल्यूज को अलग कर दें और जी की वैल्यूज को अलग। तो बाई टी की वैल्यू में m1t प्लस m2t इक्वल्स टू m1 m2g प्लस m1 m2g। अभी देखिए m1 m2g प्लस m1 m2g ये हो जाएगी 2m1 m2g, और इस सिस्टम में से हम t कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारा t का जो सिस्टम है उसमें m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई बाय दिस। वो मैं ये एरिया साफ करता हूँ। नाउ अब मैं इसमें से t कॉमन ले रहा हूँ, m1 प्लस m2 इंटू t which is equals to 2m1 m2g। नाउ अब इस t को फाइंड करने के लिए मैंने जो मल्टीपल है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो t इक्वल्स टू 2m1 m2g divided by m1 plus m2. So this is the value, this is the full derivation to find the t that is tension। हमने अब इस पूरी अपनी डेरिवेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले फाइंड की, नाउ दी टेंशन की वैल्यू। अगर मेरे सिस्टम में पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी, हमने इसको दोबारा मल्टीपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, देन जो मल्टीपल है मेरा g का उसको मैंने होल डिवाइड कर देना इस तरह, तो वहां से मेरी g की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द, हमने इस सिस्टम का फाइंड किया एक्सेलरेशन सबसे पहले, देन टेंशन, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर डेरिवेशन आ जाती है तो स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में क्या करना है, हमने वेट और टेंशन को एलेबोरेट करना है। उसके बाद बॉडी ए और बॉडी बी के लिए अलग सिस्टम के लिए इक्वेशन ट्राई करने के बाद पहले एडिशन करनी है फॉर एक्सेलरेशन एंड डिवीजन फॉर टेंशन। तो जिस इक्वेशन से एक्सेलरेशन आनी है उसी को रीयूज करके हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे। नाउ बच्चों इसके बाद द सेकंड केस है मोशन of two bodies attached to the end of the string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on the smooth horizontal space। ये अब केस चेक कीजिएगा कि ये पुली लगी है मेरे सिस्टम के साथ, अब ये वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है। दिस सिस्टम इज हैवियर देन दिस वन, और अगर हम देखते हैं mass of B is greater than mass of A। So इस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या करना है कि बॉडी A moves downward, therefore its weight, जो वेट है उसका m1g is greater than the tension। इस केस में क्या है, m1g is greater than tension। So जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है A के केस में फॉर A, वो क्या होगी मेरे पास m1g माइनस t, और विच इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है। फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू ma, तो मैस m1a इक्वल टू m1g माइनस t।
सो फॉर बी, अगर हम बी की तरफ आते हैं तो बी के लिए मुझे पता है कि टेंशन जो है इक्वल्स टू M2A। वाई, अब जब द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, हमें पता है कि द M2G जो है मेरे पास ऑफ अ बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, तो जो रिएक्शन फोर्स दैट इज R, दिस वन of the horizontal surface acting on the body B is upward. This is downward force and this is upward force. Tension in the string क्या कर रहा है? Pulling the system towards this. Tension जो हो रही है सिर्फ इस system में यहाँ पे हो रही है. The resultant is only this. So इस केस में जो मेरी tension है, tension is equals to M2G, M2A sorry. T is equals to tension equals to M2A. जो टेंशन इस सिस्टम में हो रही है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन mass and acceleration. So this is the equation number 1 and this is equation 2. Now adding, हम जब ऐड करेंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा? M1G minus T equals to M1A and T equals to M2A. This cancel out, तो क्या बन जाएगा? M1G equals to M1A plus M2A. Now अब क्या करना है, मैंने यहां से एक्सलेरेशन जो है कॉमन ले लेना है. M1 plus M2 whole multiplied by A, that is acceleration. Now finding the value of A, acceleration is equals to M1G whole divided by M1 plus M2. For value of G is equals to reciprocal M1 plus M2 divided by M1 into acceleration. Now for tension, हमें पता है जो value of tension is the value of tension equals to M2A, और जो acceleration की value मैंने find की है, जो अभी पीछे हमने find की, that is equals to M1 into M1 plus M2 into G. So tension equals to, in this case, equals to M1 M2 by M1 plus M2 into G. So this is the whole derivation of, अगर मेरे पास एक सिस्टम है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक पुली एट द एंड लगी हुई है और एक फ्रिक्शनलेस पुली जिसकी वजह से जो सेकंड वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज G और टेंशन फाइंड कर लिया. नाउ अब ये दोनों मेरे पास केसेस खत्म हो गए. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. तो यहाँ पे टेंशन की स्लाइड्स खत्म हो रही हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्स एंड मोमेंटम. दिस इज द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम. व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंटम? हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर हम कर रहे हैं कोई हमारा सिस्टम है. कंसीडर एक बॉडी हम सिस्टम में ले रहे हैं मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी. एक सिस्टम है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज vi. एक फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज F on a body produces an acceleration that produces an acceleration in a body. The changes, इससे क्या चेंज हुआ? That's vi becomes vf, that is vf after some time interval that is t. Again एक सिस्टम है which is moving with initial velocity vi, एक फोर्स एक्ट करती है that produces acceleration in the system. So इसकी वजह से क्या होगा? vi becomes vf, कि vi converted into vs, and after कब convert होगा? After some interval of time which is known as t. So इस केस में जो initial momentum है, that is हमें पता है total momentum equals to p is equals to mv. अगर मैं initial की बात करता हूँ, pi initial momentum equals to m
into initial velocity vi, and the final momentum is equals to pf equals to mass into final velocity. Now change in velocity क्या है, del p क्या मेरे पास हो जाएगा, del p is equals to final velocity, final momentum, that is pf minus pi, and del p क्या है मेरे पास, pf minus pi equals to, putting the value, that is mvf minus mvi. Now time rate of change, अगर मैं with respect to time देखता हूँ, that is whole multiply by time, अगर मैं करता हूँ तो क्या इसमें से m कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और vf minus vi divided by time, और it's equal to this. आपको ही पता है कि del v over t is equals to acceleration, this equals to acceleration is equal to this. तो मेरे पास क्या होगा, pf minus pi divided by t is equals to ma. Now ma is equals to, f is equals to ma, so putting the value, तो क्या हो जाएगा, pf minus pi whole divided by t is equals to f. This is the relation of force and momentum. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमारे पास बोर्ड में पूछा जाता है. अगेन फॉर एग्जांपल मेरा एक सिस्टम है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी vi से, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम vf, so momentum is equal to this one. Now change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. So whole अगर मैं देखता हूँ rate of change of momentum, rate का मतलब जहाँ आ जाएगा उसका मतलब है change with respect to time. तो रेट की वजह से मेरे पास क्या आ गया, टाइम से डिवाइड हो गया, आफ्टर डिवाइडिंग दिस तो मेरे पास चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ. इसका क्या मतलब है, नाउ एलैबोरेटिंग दिस मेन पॉइंट, दैट हमने क्या किया, पी एफ माइनस पी आई बाई टी इज इक्वल टू एफ. इसका क्या मतलब है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है मेरे पास, जो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है. सो इट्स प्रूव दैट दिस इज द रेट ऑफ, अब पता चल गया, इट्स अ प्रूफ दैट द रेट ऑफ change of momentum is equal to force, कि फोर्स जो है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है. नाउ अब जो हमने देखना है कि हमारा सिस्टम जो है वो कैसे एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अचीव करता है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मैं अपने सिस्टम के अंदर सिस्टम को आइसोलेट कर देता हूँ हर तरफ से और कोई इसके अंदर इनपुट नहीं आ रही, देन द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of two or more than two interacting bodies remain constant. So इसका मतलब ये universally the momentum of a system remains constant. Momentum of a system remains constant. अब इसमें दो चीजें हैं, दैट सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम, ये जो बॉडी है, दिस इज अ सिस्टम. अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज. ये इस बाउंड्री के अंदर जितनी मेरा एरिया कवर हो रहा है, इट्स नोन एज सिस्टम. नाउ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जिसे मैं हर तरफ से एक बंद करके विदाउट, जिसके अंदर ना कोई इनपुट आ रही है ना कोई आउटपुट जा रही है. सो ऐसे सिस्टम को मैं कह रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल हर तरफ से बंद है. सो एक सिंपल सिस्टम क्या है, सिंपल सिस्टम का मतलब यह ग्रुप ऑफ बॉडीज. ओके, दिस इज द ग्रुप ऑफ बॉडी.
एंड आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जो उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री आइसोलेशन है कि जो सिस्टम के अंदर कोई चीज इनपुट नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल मेरी दो सिस्टम है या दो बॉडीज हैं, दैट इज m1 m2, m1 की जो वेलोसिटी है दैट इज u1 एंड u2, they are moving in a straight line with an initial velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2, u1 is greater than, और ये मैस इसके साथ आगे टकराएगा। कब आगे टकराएगा? जब इस सिस्टम की जो वेलोसिटी है इससे ज्यादा होगी। सो जो ही टकराएगा, सो ये जो मैस है ये मूव करना शुरू कर देगा। सो जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा? m1 u1 इस सिस्टम का, और सेकंड का हो जाएगा m2 u2। नाउ फॉर द अदर सिस्टम्स कि इसके बाद हमने क्या करना है, जो सम है, जो टोटल इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, टोटल ए का है या बॉडी ए का मेरे पास मोमेंटम है m1 u1 और बी का मेरे पास है m2 u2। सो टोटल बिकम्स m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। सो एट कोलोजन मेरे पास सिस्टम ऐसा होगा एंड आफ्टर कोलोजन मेरे पास ऐसा होगा। नाउ फॉर दिस सेम द फाइनल मोमेंटम ऑफ द mass m1 equals to m1 v1 and the final momentum of mass m2 equals to m2 v2। so the initial momentum is equals to final momentum। तो इसका क्या मतलब हुआ? इनिशियल मोमेंटम क्या था मेरे, ये इट्स द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू initial momentum equals to final momentum। so इस केस में जो मेरे पास है वो ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2 equals to m1 v1 प्लस m2 v2। सो इससे हमें पता चल गया कि मोमेंटम, ये वैल्यू जो है वो क्या है, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की, दैट इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलोजन एंड टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलोजन रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गन आ गई, गन एंड बुलेट। सो अगर मैं मैस ऑफ गन ले लेता हूँ, मैस ऑफ बुलेट ले लेता हूँ, m इक्वल्स टू मैस ऑफ बुलेट now जो v equals to velocity on firing gun बड़ा m क्या है, mass of gun and बड़ा that is the velocity with which gun recoils because action equals to reaction। so इस केस में क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या है, that is mv प्लस जो सिस्टम का जो of the firing, that is m छोटा v equals to 0। now mv equals to minus mv our इट्स इक्वल्स टू, अगर हम इस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो इट्स इक्वल्स टू m, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। सो इट्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू माइनस mv अवर m। सो इस तरह हमने फाइंड करना। इफ अगर हमारे न्यूमेरिकल में आ जाता है तो फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल्स, सो इट्स इक्वल्स टू माइनस m छोटा m डिवाइड बाय बड़ा m इनटू v। This is the value, ये हमने derive किया, this is the value। now negative sign क्या शो कर, negative sign shows that the velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet।
फॉर एग्जाम्पल ये बुलेट फायर हो रही है, दैट इज दिस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द गन है वो क्या करेगी, रिकॉइल्स करेगी तो वो पीछे की तरफ आएगी। इस नेगेटिव साइन का ये मतलब है। Rocket and jet engines also work on same principle, and these machines they have the same output. So this is the end of this topic. Now the next topic is friction. So the friction क्या है basically? Friction is just the force that opposes the motion of moving object. It's known as friction. क्या friction जरूरी है सब move करने के लिए? Yes, friction is important for moving. Friction is important for moving. So why friction opposes motion? No surface is perfectly smooth. A surface that appears smooth has pits and bumps that can seem under a microscope. What is cold weld? Cold weld का एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है. The cold weld is the contact point between the two surfaces. This is the, for example, ये हमारा टायर है और ये. What is the contact point? This is the contact point. That is the contact point between two surfaces. जो contact point है between two surfaces, इसको हम कहते हैं cold weld. Cold welds. So greater is the pressing force. Greater will the friction between the sliding force. Friction is equal to the applied force that tends to move a body at rest. So it increases with the applied force. So when force increases, friction also increases. Now, next, friction can increase to certain maximum value. एक value तक increase करेगी, उसके बाद friction value remains constant. It does not increase beyond this limit. This friction, इस friction point को कहते हैं limiting friction. कि ये एक maximum point है. Maximum point है friction को increase करने का. इसे कहेंगे limiting friction. It depends on the normal reaction force between the two surface in contact. So the ratio between the limiting force, that is Fs, limiting force को लिखते हैं Fs से, and the normal force is R. The ratio between limiting force and normal force equals to coefficient of friction. Coefficient of friction, जिसको हम लिखते हैं म्यू से, is equals to Fs by R. So Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी? Fs equals to mu R. अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करता हूँ, R is equals to mg. Now putting this R value in this, so मेरे पास हो जाएगा Fs equals to mu mg. यहाँ से हमने पता चल गया कि हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का जो रेशियो है, इट्स नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नाउ next, moving towards the rolling friction. What is rolling friction? Rolling friction is the friction of or the force of friction between a rolling body and the surface. For example, this is a surface and this is a wheel. So
अब क्या होगा, अब जो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही होगी ड्यू टू इस सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ की वजह से इट्स नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल बॉल बेयरिंग है मेरे पास, threads on tires provides a good grip when a brake is applied, the tires हैं stops rolling and begins to slide over the road, since sliding force, जो sliding force है मेरे पास, sliding जो force है is greater than rolling force। So इसके बाद जो दूसरा मेन चीज आती है दैट इज ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, कि हमारे पास ब्रेकिंग और स्किडिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है आफ्टर दिस रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ जो व्हील है मेरे पास, the wheel of moving vehicles have two velocity components, that is motion of the vehicle along the road and the rotation of wheel about their axis. So to move a wheel on a road as well as to stop a moving vehicle requires friction between the tire। अगर मैंने इस टायर को रोकना है तो मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, दैट इज दिस वन, इस पाथ की फ्रिक्शन चाहिए। So if the road is slippery or tires are worn out, then the tires instead of rolling slide over that। तो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते करते आगे जाएंगे। The vehicles will not move if the wheel starts sliding at the same point on the slippery road। Thus for a vehicle to roll, अगर मैंने vehicle rolling करनी है for a wheel, the force of friction between the tires and the road must be enough that it provides slipping, कि मैंने रोलिंग फ्रिक्शन देनी है फॉर द बॉडी टू मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ बॉडी स्लाइड करेगी एंड दिस स्लाइडिंग विल बी अप टू सम पॉइंट्स, अप टू सम लिमिट। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बॉडी टू मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। Now similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between a tire and the force is needed. If the brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up and the car will skid due to its large momentum. It will lose its directional control that may result on accident. Advantages and disadvantages. This is the most important topic. It limits the speed of the moving object. First one, कि अगर मेरी लिमिट नहीं होगी मूविंग स्पीड की तो क्या करेगा, मेरी बॉडी जो है मूव ही करती रहेगी, इट डजंट स्टॉप। सो फ्रिक्शन स्टॉप्स, इट लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। सो विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा, मेरी बॉडी स्किड करती रहेगी, स्लिप करती रहेगी, एंड इफ देयर इज नो रोलिंग फ्रिक्शन, so a body will slip and a body doesn't stop। Second point is, most of our useful energy is lost as heat and sound between various moving parts of the wheel। This is the disadvantages, कि जो ही हम friction की वजह से heat generate होती है, that is the loss of energy। So this is loss of energy is due to friction। Friction cause wear and tear। Wear and tear यानी कि आवाजें जो आती है हमारे सिस्टम के अंदर, it's due to friction। We can't write it if there is no friction between paper and pencil। So friction is important in every aspect। Now moving forward, birds could not fly because of the air friction. Friction enables us to walk on the ground। Method to reduce friction. Now this one, making the sliding surfaces smooth। First one, now making the fast moving objects a streamlined shape। एक fish shape हमें create करनी पड़ेगी fast moving objects के लिए, ताकि such that this cause the smooth flow of air and thus minimize air resistance at high speed। Lubricating the sliding surfaces and use ball bearing and roll bearing because the rolling friction is lower than the sliding friction। ये चार मेथड है बेसिकली, चार के टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नाउ द अदर थिंग टू read or memorize is what is
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन क्या है इन अ सर्कुलर पाथ, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, सो हमें अभी इधर पढ़ने की क्या जरूरत है, because there is a force acting on circular motion. Circular motion, for example, it's my center and it's my circle. A body is moving in a circular path of radius r. Then the force, this is the called a centripetal force. Centripetal force का क्या मतलब है? Centripetal force, the force that keeps a body moving in a circle. So एक सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स हमें जरूरत है, it's known as centripetal force. Centripetal force, centripetal force. So a body having centripetal force, तो मेरे पास it's the radius. तो अगर मेरा acceleration है, acceleration is equals to, in case of centripetal force, is equals to v square over r. Now हमें पता है F is equals to ma, but in circular case FC हो जाएगा मेरे पास, FC equals to m into AC. What is the value of m? Is m and AC v square over r. So this is derivation to find FC centripetal force. FC is equals to mv square over r. So the centripetal force depends on mass, velocity, and radius. Now there is also a repulsive force of centripetal. It's known as centrifugal force. Centrifugal force is the opposite of, it's the reaction. Action is centripetal force. Centripetal force. Centripetal force. And reaction is, reaction क्यों है अब? For example, if a body is moving in circular path, तो हमें उस बॉडी को स्टेबल भी तो रखना है। और स्टेबल रखने के लिए मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी मैग्नीट्यूड की लगेगी तो बॉडी टू बी इन स्टेबल फॉर्म। So centripetal force equals to centrifugal force because it's a action and it's a reaction. So according to Newton's third law, there exists a reaction to centripetal force. Centripetal force is a action that pulls the string outward. ये outward खींचेगा और जो centrifugal force है, for example in circular case, एक बॉडी है मेरे पास, जो centripetal force है वो बॉडी को इनवर्ड लेके जाएगा, इनवर्ड। That is centripetal. Now for centrifugal, ये आउटवर्ड लेके जाएगा एक सिस्टम को, that is centrifugal. So this is just a reaction force, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी था because centripetal and centrifugal are just the action and reaction forces. Now banking is very important and while driving. So banking is the at road. Banking at road, when a car takes a turn, centripetal force is needed to keep in its curved track. The friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force. The car would skid if the form of the friction between the tires and the road is not sufficient enough. The problem arises due to curved path. अब curved path आ गया मेरे पास, तो curved path के लिए क्या होगा, जो मेरा outer edge है, for example अगर ये मेरा curved path है, curved path को हमेशा हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, slope में बनाते हैं, why? कि जो outer edge must be outer edge of curved path outer edge of the curved path
is elevated to prevent skidding. सो फॉर स्किडिंग को करने के लिए मैंने आउटर एज को कर्व रखना पड़ता है फॉर आउटर, और इसको स्लोप में बनाना पड़ता है. सो फॉर स्किडिंग को कम करने के लिए जो आउटर एज of the curved path is elevated. This outer edge must be elevated at some slope point, so some angle. So it depends on area to area. तो for skidding, for example, अगर मेरी जो सिस्टम है वो मैं बना रहा हूँ for hilly areas, तो मेरा जो outer edge must be at higher angle, rather for the system in the in cities. Banking of road means that the outer edge of the road is raised. It's just a, अब यहाँ पे हमने conclusion कर दिया कि banking of road का क्या मतलब है कि outer edge of the road must be raised. Now two simple machines that works on the mechanism to read. First one is the washing machine. ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, ये अब दोनों सिस्टम जो है ये काम करते हैं सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन पे. ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन is a basket spinner. अब it has a perforated wall. अब जो बास्केट है मेरे पास ऐसी सर्कुलर बास्केट है जिसकी वॉल पे जो है वो छोटे छोटे मेरे पास सुराख हैं. परफोरेटेड वॉल का मतलब ये है अब जो ये स्पिन करेगा, जो वॉल से जो है ना मेरे ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे जो वाटर है वहां से निकलना शुरू होगा और मेरे जो कपड़े हैं वो सूखना शुरू होंगे. So this is a simple mechanism which works on centripetal and centrifugal force. When it spins at high speed, the water from the wet cloth is forced out through these holes due to centripetal force. और cream separator में भी ये होगा. A separator is a high speed spinner. It acts on same principle of centrifugal machine, and the ball spin at very high speed, causing the heavier the content of milk to move outer in the ball, pushing the lighter content inward. तो higher को करेंगे centrifugal and outward करेगा centrifugal. तो this is just a example of centripetal and centrifugal force. cream जो मेरे पास बनेगी और buffer fast is lighter than the components of milk. तो skim milk which is denser than the cream is collected at the outer wall. जो डेंसर चीज होगी वो मुझे आउटर वॉल में मिलेगी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मिलेगी वो मुझे लाइटर कंटेंट में चीज होगी वो मिलेगी. द लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम व्हिच इट इज कलेक्टेड थ्रू अ पाइप. सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म व्हिच वर्क्स ऑन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दिस इज द एंड ऑफ द थ्योरी ऑफ चैप्टर नंबर 3 dynamics. Hope you understand. In case of any query, you can contact me and you can mail me. I will share my mail address to you, and you also will comment me for any query. Allah Hafiz.